Hello and welcome to Maitrey Education Hub. I am Rahul Singh. Please subscribe the channel and press the bell icon to never miss any updates. ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में यह लेक्चर नंबर 5 है। पहले के 4 लेक्चर अपलोडेड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो 4 लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में आप वो लेक्चर देख सकते हैं और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी गई है। तो आज का जो टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी में वो हम देखने वाले हैं एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या जानेंगे वो देखते हैं कि प्रेशर बेल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे प्रेशर बेल्ट में कौन कौन से प्रेशर बेल्ट फॉर्म होते हैं, कितने तरह पूरे अर्थ को हम कितने प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। विंड के डायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि विंड का डायरेक्शन कैसा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस ओर डिफ्लेक्ट करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में किस ओर डिफ्लेक्ट करता है, और विंड का डायरेक्शन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और उससे जो रिलेटेड लॉज है जैसे कि कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपने सुना होगा या फेरल लॉज के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो वो भी हम जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विंड को हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी, अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा एनसीईआरटी वगैरह या फिर किसी बुक से, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये प्लानिटरी विंड यानी कि परमानेंट विंड और वेरिएबल विंड और लोकल विंड ये सब में डिवाइड किया हुआ होता है। तो मेनली हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं पूरे विंड को, विंड सिस्टम को। ठीक, तो वो भी हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे हेडली सेल, फेरल सेल एंड सब पोलर सेल के बारे में। लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसके मैकेनिज्म्स को समझने में कि आखिर ये हेडली सेल क्यों फॉर्म हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या इसका मैकेनिज्म है, इसे भी हम लोग बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। फिर हम देखेंगे जेट स्ट्रीम, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है और ख़ास करके आईएएस एंड जो यूपीएससी या फिर कोई अनदर जो स्टेट पीसीएस है उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन जो मानसून है, इंडियन मानसून जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ भी ये आपको काम आएगा जेट स्ट्रीम। और एक और चीज़ है कि पोलर वॉर्टेक्स का फॉर्म जो फेनोमेना है वो भी हम लोग इसके बाद देखेंगे, जो कि इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है पोलर वॉर्टेक्स। तो और ये न्यूज़पेपर में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा कि न्यूज़पेपर में भी ये हमेशा न्यूज़पेपर में आते रहता है। ठीक है, पॉल्यूशन को लेकर और फिर जो मतलब कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है उसको लेकर। फिर हम एट लास्ट हम लोग देखेंगे वॉकर सर्कुलेशन एंड अल्निनो साउदर्न ऑक्सीलेशन के बारे में देखेंगे। और पूरी जो मानसून है वो आप देखोगे कि इस पर डिपेंड करता है। ये मैकेनिज्म को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी रहता है। तो ये एक्चुअली करंट का भी एक मतलब कि समझ जाओ कि करंट के न्यूज़ में भी ये रहता है, करंट अफेयर का भी एक पार्ट मान सकते हैं इसे। तो और यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो आप जानते हो कि करंट प्लस कोर मिलाकर पूछती है। तो इसलिए हम लोग जो है कि यहाँ पर हम लोग करंट में जो भी अभी न्यूज़ आ रहा है इसके बारे में वो भी मैं रिलेट करके आपको यहाँ पे पढ़ा दूँगा। और ये जो लेक्चर है आपने देखा कि करीब ये 6-7 जो टॉपिक हैं, जो सब टॉपिक है, ये आप मतलब कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ये कंप्लेन ना करें कि मतलब कि जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंदी है और आप लोग को मतलब कि सब देखने में परेशानी हो रही है। ठीक है, 2 मिनट में देखो, 2 मिनट में मैगी ही बन सकती है, आप फास्ट फूड ही खा सकते हो, आप ओरिजिनल चीज़ नहीं गेन कर सकते, ओरिजिनल जो मैकेनिज्म है वो आप समझ नहीं सकते, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है तो मैं मतलब कि उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर दूंगा। 30-40 मिनट्स के वीडियोज़ तो आप देख ही सकते हो। तो 30 to 40 मिनट्स के वीडियोज़ मैं बनाकर देखता हूँ कि कितने कितने पार्ट्स में ये जो वीडियो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। उस तरह से लगभग 40 to हार्डली 45 मिनट्स का मैं अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है हमारा जो टॉपिक है एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये एयर प्रेशर होता क्या है, आखिर किस चीज़ को हम लोग एयर प्रेशर बोलेंगे और वो एयर प्रेशर आखिर कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है एयर। तो आपको पता होगा, आपने मतलब कि अपने जो पिछले क्लास है, जो अर्लियर क्लासेस है, जो स्कूल डेज में आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए एरिया इज नोन एज प्रेशर।
कोई भी सब्सटेंस अगर किसी एक पार्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स अप्लाई करती है उससे क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। अगर एयर प्रेशर की बात करूँ तो एयर भी एक सब्सटेंस है, इसका एक अपना वेट होता होगा, एक अपना वेट होता है इसका। तो अगर मान लो कि हम एक एयर कॉलम लें, ये एक एयर कॉलम है, ठीक है, तो इसका जितना वेट होगा उतना ही ये फोर्स एक्सर्ट करेगा अपने सराउंडिंग पे। तो जो ये फोर्स, जितना ये वेट है इसका, इतना फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है किसी एक पार्टिकुलर एरिया पर, तो इसी को क्या कहेंगे, इसका एयर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि एयर प्रेशर आखिर होता क्या है और ये कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर पाता है। क्योंकि एयर हैज़ इट्स मास, एयर हैज़ इट्स ओन वेट, तो उस वेट के कारण एक पार्टिकुलर एरिया पर वो फोर्स लगाएगा जिसे हम लोग एयर प्रेशर बोलेंगे। अब एयर प्रेशर को जो मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बैरोमीटर है। बैरोमीटर से आप एयर प्रेशर को मेजर करते हो। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि एयर प्रेशर। अब ये जो एयर प्रेशर है, मैंने अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जो अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में एक इन्वेलप है जिसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर क्या करेगा कि अभी मैंने आपको बताया कि एयर का अपना, एयर एक सब्सटेंस है, उसका अपना वेट है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर अर्थ की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ठीक, अब ये देखते हैं कि किस तरह से ये एटमॉस्फेरिक पूरे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितने तरह के प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पे आप अगर प्रेशर बेल्ट को डिवाइड करोगे तो 7 जोन में आप 7 जोन ऑफ एयर प्रेशर फॉर्म होगा। ठीक है, जो जैसे देखो कि पहला जो जोन है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सेकेंड है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, थर्ड है सब पोलर लो प्रेशर एंड फोर्थ है पोलर हाई प्रेशर। उसी तरह से ये सेम कॉपी साउदर्न हेमिस्फेयर में आप रिपीट करोगे, ये अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर तो ये साउदर्न हेमिस्फेयर, तो दोनों चीज़ सेम ही होंगी। यानी कि पूरे अर्थ को आप 7 जोन में प्रेशर बेल्ट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। टेम्परेचर वाले चैप्टर में हमने जब टेम्परेचर का पूरे जो टेम्परेचर जोन जब हम डिवाइड कर रहे थे पूरे ग्लोब का, तो वहाँ पे हमने किस तरह से डिवाइड किया था, तो ट्रॉपिकल जोन जो 23.5 डिग्री, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो बीच का एरिया है, इसे हम लोग क्या बोले थे, ट्रॉपिकल जोन है। और फिर जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेट जोन, एंड देन जो पोलवार्ड साइड है वहाँ पे फ्रिजिड जोन फॉर्म होता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि पूरे अर्थ को हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर जोन एंड प्रेशर जोन में, तो टेम्परेचर जोन में हम जब डिवाइड कर रहे थे तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन में डिवाइड किया था। और इसके लैटिट्यूड क्या थे, 23.5 डिग्री, उसके बाद फिर 66.5 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री, यानी कि पोल के साइड। लेकिन जब प्रेशर का हम जब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग लैटिट्यूड देखते हैं। आप लैटिट्यूड प्लीज़ याद कर लीजिए कि इक्वेटर 0 डिग्री, सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर फॉर्म हो रहा है वो 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में, एंड जो सब पोलर जो लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है वो 60 to 65 डिग्री, एंड जो पोलर जो हाई प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो 90 डिग्री, यानी कि पोल पे ये क्रिएट हो रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर मान लीजिए कि एयर जब हीटअप होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि आपस में उनके मॉलिक्यूल्स में गैप बढ़ता है, यानी कि वो लेस डेंस होंगे। लेस डेंस होने के कारण क्या होगा, इनका जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है, अगर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा इन द ट्रोपोस्फेयर, ये डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा। यानी कि जो ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन में अगर टेम्परेचर के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए था। अब आप यहाँ पे देख लो कि इक्वेटोरियल रीजन पे क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो रहा है। क्यों कि यहाँ पर हीटअप सबसे ज़्यादा होता है थ्रू आउट द ईयर। मोस्टली
जो सन रेज है यहाँ पर क्या होते हैं, वर्टिकली यहाँ पे इंक्लाइंड होते हैं, वर्टिकली पढ़ते हैं। वर्टिकली पढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रिसीव कर, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि लो प्रेशर फॉर्म होगा, और इसलिए हमने देखा भी कि यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, इक्वेटर पे। लेकिन जब हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन में आएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए था, लो प्रेशर फॉर्म होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भी इंसोलेशन जो है वो अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पे इंसोलेशन जो रिसीव होता है सन से वो क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए यहाँ पर भी लो प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है हाई प्रेशर। फिर जब हम सब पोलर रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे जैसे जैसे हम लोग पोलवार्ड जाते हैं तो क्या होता है, सन अगर आपने पिछले लेक्चर जो है टेम्परेचर का किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम पोलवार्ड की तरफ जब शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो सन की जो रेज है वहाँ पे ऑब्लिक पड़ती है। ऑब्लिक पड़ने के कारण क्या होता है, वो रीजन को ज़्यादा गर्म नहीं कर पाता, और इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रेशर जो बनेगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर बनना चाहिए था, यानी सब पोलर पे भी हाई प्रेशर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। और पोल पर तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर, तो ठंड के कारण क्या होगा कि जो एयर जो है वो डिसेंड करेंगी, नीचे की तरफ बैठेंगी भारी होकर, और जब नीचे की तरफ बैठेंगे तो वहाँ एयर डेंस हो जाएगा अर्थ सरफेस के पास, और वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, और एब्सोल्युटली यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है। यानी कि एक चीज़ तो पता चलता है कि ये जो दो रीजन है, यानी कि सब ट्रॉपिकल एंड जो सब पोलर है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे जो थर्मल फैक्टर है वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ और काम कर रहा है, और वो जो फैक्टर काम कर रहा है उसे हम लोग डायनेमिक फैक्टर बोलेंगे। डायनेमिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि अर्थ के रोटेशन के कारण ये दो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो रहे हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है वो अर्थ के रोटेशन के कारण फॉर्म हो रहा है, ना कि टेम्परेचर के कारण फॉर्म हो रहा है, यानी कि थर्मल फैक्टर यहाँ पर लेस डोमिनेंट है। ठीक, तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कभी कभी एसएससी वाले जैसे एग्ज़ाम है, यूपीएससी तो शायद ही कभी ऑप्शन ये डाले कि मतलब कि सब पोलर रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन पर जो रिस्पेक्टिवली जो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर जो फॉर्म हो रहा है वो होने का कारण क्या है, तो वो है डायनेमिक फैक्टर है, ना कि थर्मल फैक्टर है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। अब इसे आप अगर ग्लोब पर रिप्रेजेंट करो तो आप कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इक्वेटर पर ये लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सब पोलर। मैंने आगे ही आपको बताया कि प्लीज़ लैटिट्यूड आपको रटा होना चाहिए कि कौन से लैटिट्यूड पे कौन सा बेल्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 30 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, देन 60 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट, एंड देन एट पोल 90 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, ये फॉर्म हो रहा है। एक चीज़ और आप ध्यान रखो कि जो आगे वाले जैसे कि हम लोग विंड का जो मूवमेंट देखेंगे वहाँ पर आपको काम आएगा कि विंड की जो मूवमेंट होती है ना वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म हुआ है तो इधर किस ओर ये जाएगा, लो प्रेशर की तरफ यहाँ से विंड मूव करेगा, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे कि किस तरह से। अब मैंने अभी आपको बताया कि लो प्रेशर यहाँ पे फॉर्म हुआ इक्वेटर पे, उसके बाद जो सब ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड है, जो जोन है, वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। इधर ऐसे मैंने आपको बताया। अब इसका रीजन देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि आखिर ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है। एक तो बात है कि हमने फैक्टर देख लिया कि डायनेमिक फैक्टर एंड थर्मल फैक्टर, दो फैक्टर काम कर रहे हैं जनरली, थर्मल फैक्टर एंड डायनेमिक फैक्टर, ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर ये फैक्टर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आखिर ये फैक्टर के कारण हो क्या रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कैसे फॉर्म हुआ, और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आपने इससे पहले ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का जो एक्सटेंशन है वो 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ है। यहाँ पर भी मैंने दिखाया ग्लोब पर, आप ये देखो 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ है। तो इसका जो नॉर्मल एक्सटेंशन है ये नॉर्मल है, ठीक, ये जो नॉर्मल एक्सटेंशन है वो 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ है। लेकिन ये क्या है कि ये स्टेशनरी नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि सीजनल शिफ्ट होते हैं। कि जिस तरह से अगर समर सोलिसिट है ना, जब समर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है तो
सन क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ शिफ्ट होता है। अब इधर जब शिफ्ट होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाली यानी जो ये पार्ट है, जो लो प्रेशर बेल्ट जो 5 डिग्री नॉर्थ तक ही जा रहा था, जो एक्सटेंशन था, वो क्या होगा, इसका जो एक्सटेंशन होगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा, 20 to 25 डिग्री लैटिट्यूड तक ये शिफ्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये रीजन काफ़ी हीटअप हो जाता है, जिससे क्या हीटअप होने से क्या होता है कि वहाँ लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सीजनल शिफ्ट हो रहा है, ये स्टेशनरी नहीं है। अगर आपको मैं पूरे मैप पर दिखाऊं तो ये देखो कि ये इक्वेटर है, और जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी समर सोलिस्टिस का जो पार्ट आएगा, जब आएगा समर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर आएगा, जब मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ होगा 21 जून से ऑनवर्ड, तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, ये जो है जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका में ये जाकर 20 डिग्री तक लैटिट्यूड तक ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और इंडिया में तो इससे भी ज़्यादा, इंडिया में जो है ये लगभग 23 यानी लगभग ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये थर्मली शिफ्ट होता है प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पर बिल्कुल थर्मल शिफ्ट होता है। ठीक है। और इक्वेटर पे मैंने आगे भी आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर पर क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे थ्रू आउट द ईयर, जो मोस्टली क्या होता है सनराइज जो होता है यहाँ पे वर्टिकली पड़ता है। वर्टिकली पड़ने से क्या होगा, ये ज़्यादा हीटअप होता है। हीटअप होने से क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर होंगे और हल्के होकर ये ऊपर की तरफ उठेंगे, यानी कि सरफेस पे इक्वेटर के पास यहाँ पे लेस डेंस होंगे। लेस डेंस होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो रहा है। और हमने देखा कि किस तरह से ये डायनेमिकली, मतलब कि ये स्टैटिक नहीं है, सीजनली ये शिफ्ट होते हैं। ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इक्वेटर पर क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि हाई प्रेशर टू जब लो प्रेशर विंड चल रहा है तो ये हाई प्रेशर से इक्वेटर की तरफ लो प्रेशर की तरफ आ रहा है। और यहाँ भी आप देखोगे साउदर्न हेमिस्फीयर से जब इक्वेटर की तरफ आएगा तो ये जो एक एरिया जो बन जाता है वो एरिया ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं इसको। और यहाँ पर एरिया ऑफ कन्वर्जेंस बनने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही लाइट एंड मतलब कि वेरिएबल विंड, फीबल विंड, वीक विंड फ्लो करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोलड्रम, या फिर इसी को बोलते हैं बेल्ट ऑफ काम। ठीक है। जब हम लोग जो पार्टीशन करेंगे, विंड का जो डिवाइड करेंगे कि विंड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें भी हम इस चीज़ को डिटेल से समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट किस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले इसका जो एक्सटेंशन है वो 25 डिग्री टू 35 डिग्री बोथ साइड ऑफ द हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ दोनों की तरफ इसका एक्सटेंशन है। ठीक है। इसका जो रीजन है मैंने आगे बताया था कि ये थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है, थर्मल फैक्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर थर्मल फैक्टर काम करता होता तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर नहीं लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता, लेकिन लो प्रेशर यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो रहा है। यानी कि इसका जो रीजन है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, ये डायनेमिक फैक्टर है। और ये किसके कारण हो रहा है, अर्थ के रोटेशन के कारण। मैंने पहले भी बताया अर्थ के रोटेशन के कारण आखिर ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है। तो जब अर्थ जो रोटेट करती है तो यहाँ पे जो विंड है वो सिंक करते हैं और सेटल डाउन होते हैं अर्थ के सरफेस की तरफ। ठीक। जब ये अर्थ के सरफेस की तरफ मतलब कि सेटल होंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि जो एयर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और वहाँ पे क्या है, एक हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज़ होता है कि अल्टीट्यूड का देखो, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत करना लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड में। लैटिट्यूड क्या है कि आपको मैंने लैटिट्यूड वाले चैप्टर में जाकर देखो, जो फर्स्ट लेक्चर था वो लैटिट्यूड पर था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वहाँ पर मैंने आपको लैटिट्यूड के बारे में बताया था कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन अल्टीट्यूड क्या है, ये हाइट है। ठीक है। जिस तरह से आप ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ते हो, ऊपर की ओर बढ़ते हो, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना कि ये जो पार्टिकुलर लैटिट्यूड पे यानी कि 25 डिग्री टू जो 35 डिग्री है,
जो 25 डिग्री टू 35 डिग्री है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हायर अल्टीट्यूड से यानी कि ऊंचाई से क्या होता है कि एयर की जो सब्सिडेंस होती है, और एयर क्या होता है कि यहाँ पर आके नीचे की तरफ बैठता है, ठीक है। एयर सेटल डाउन होते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी जो वॉल्यूम है वहाँ पर कम वॉल्यूम में ये ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपने समझ में आ गया आपको। तो इसलिए इसको क्या, और ये जोन पर क्या होता है कि जब यहाँ पर हाई प्रेशर फॉर्म हो जाता है तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, जिसको बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म होता है। आपको पता होगा कि एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि जो हाई प्रेशर, इनसाइड हाई प्रेशर होता है ना, और आउटसाइड जो सराउंडिंग में होता है लो प्रेशर होता है, इसलिए ये बिखरता हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पे कोई मतलब कि मेजरली जो है ना कोई चेंजेस नहीं आते हैं मौसम में, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या होता है, एकदम स्टेबल होता है, ठीक। और इसी का रिजल्ट जो है कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो पार्टिकुलर लैटिट्यूड में जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर आप डेजर्ट देखोगे, जैसे कि अटाकामा डेजर्ट, पेरू डेजर्ट है। आप सब ये लैटिट्यूड 25 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड पर देखोगे, जो कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्टर्न साइड पर है वहाँ पर आप ये देखोगे, ठीक है। इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, जब हम लोग विंड के टाइप पढ़ेंगे, उसमें मैं बता दूंगा कि ये हॉर्स लैटिट्यूड आखिर क्यों कहा जाता है इसे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अभी आपको मैंने बताया कि दो प्रेशर बेल्ट ऐसे हैं कि जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, डायनेमिक फैक्टर पे काम करते हैं। पहला क्या था, सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट था वो भी डायनेमिक फैक्टर पे काम कर रहा है। एंड अभी ये जो दूसरा है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, यहाँ पे जो लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो रहा है वो भी डायनेमिक फैक्टर के कारण हो रहा है, यानी अर्थ के रोटेशन के कारण हो रहा है। डायनेमिक फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एक तरफ से अर्थ के रोटेशन से वहाँ पर जो सब ट्रॉपिक जो है वहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन सेम अर्थ के रोटेशन से यहाँ पर क्या हो रहा है, लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो रहा है। आखिर ये कारण क्या है, क्या मतलब कि कोई एक गलत कंसेप्ट है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गलत कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर इसलिए फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पर क्या है ना कि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो ये जो पार्टिकुलर जो लैटिट्यूड है 60 डिग्री टू 65 डिग्री, यहाँ पर एयर जो है स्प्रेड हो रहे हैं, आउटवर्ड स्प्रेड होने के कारण क्या हो रहा है कि एयर क्या हो रहा है कि बिल्कुल स्प्लिट हो जा रहा है। एयर के स्प्लिट होने से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल तो जमा हो ही नहीं पा रहा है, डेंस हो ही नहीं पा रहा है। तो डेंस नहीं होगा तो क्या होगा, तो एयर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर कम होगा ना, लो प्रेशर जनरेट होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर एयर डेंस है, एक स्मॉल वॉल्यूम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर है तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। आप अगर ये ऐसे समझ में नहीं आता तो आप देखो कि एक कमरा में अगर आप एक पार्टिकुलर कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को ठूस दो, ज़्यादा से आदमी वहाँ पर मतलब कि उस कमरे में है, तो वहाँ का जो प्रेशर होगा ऑलरेडी बिल्डअप हो जाएगा प्रेशर। तो यही बात है यहाँ पर भी। तो ये भी क्या है कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। और यहाँ पर अभी मैंने बताया क्या कि सरफेस जो एयर है वो आउटवर्ड स्प्रेड होते हैं फ्रॉम द जोन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड लो प्रेशर इज कॉल्ड, यानी लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब इसे एक एक्सपेरिमेंट रूप में आप समझ सकते हो कि मतलब कि जब 25 टू 35 डिग्री में, ठीक है, यहाँ पर स्प्लिट नहीं हुआ, यहाँ पर जाके ये एयर स्प्लिट हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आपने देखा होगा कि चक्की आपने देखी होगी, तो आटे की चक्की में क्या होता है कि जो गेहूँ है, जो घर वगैरह में, जैसे गांव देहात में पहले क्या होता था कि आटे की चक्की खुद घर में ही होती थी, एक मतलब कि पत्थर टाइप का होता था, वो रोटेट करता था। महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर बेचारी वो मतलब कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती थी या अभी भी करती हैं। तो वो क्या है कि मतलब कि उसको जांता बोला जाता है एक्चुअली। अगर आप नॉर्थ साइड जाओ, बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब में जो जांता बोला जाता है, तो वो जांते में क्या है कि जो गेहूं है या फिर कोई भी मतलब कि अनाज है, वो क्या है कि सेंटर से आप डालते हो, और वो जब अनाज
जब वो रोटेट करता है तो रोटेशन के साथ क्या होता है कि आप देखोगे कि जो चक्की का ना वो जो पेरीफेरी के पास वो आके अनाज जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंटर से स्प्लिट होके क्या करता है, ये पेरीफेरी की तरफ आ जाता है, यानी पेरीफेरी पर ये बहुत ज़्यादा स्प्लिट होता है। इसी तरह से आप एयर को समझ सकते हो कि जिस तरह से ये मतलब कि आप पोलवार्ड की तरफ जा रहे हो वहाँ पर वो स्प्लिट ज़्यादा होगा। तो स्प्लिट ज़्यादा होने के कारण क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको एक्सपेरिमेंट करके बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया कि यहाँ पे लो प्रेशर जो है फॉर्म, लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। जो सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट है ना, ये आपको ज़्यादा जो मोर डेवलप्ड आपको कहाँ नज़र आएगा, ये साउदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा डेवलप नज़र आएगा इन कंपेरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि क्या है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में आप जो डोमिनेंस है उसका किसका है, ओशियन का है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप ज़्यादा कॉन्टिनेंटल साइड ज़्यादा देखोगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कॉन्टिनेंट होने के कारण क्या होता है कि जो एयर क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इसलिए जो ये जो बेल्ट है इज़ मोर डेवलप्ड एंड रेगुलर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर वाइल इट इज़ ब्रोकन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बिकॉज ऑफ द ओवर डोमिनेंस ऑफ द वाटर इन साउदर्न हेमिस्फेयर। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो प्रेशर बेल्ट है वो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। और यहाँ पर क्या है कि ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये मतलब कि नॉर्मल है कि ये थर्मली इंड्यूस्ड है। ठीक है, ये थर्मली इंड्यूस्ड है। यहाँ पे डायनेमिक फैक्टर जो है वो डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे जो थर्मल फैक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट एंड एयर सर्कुलेशन। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट और फिर उसके अनुसार जो एयर सर्कुलेशन है वो कैसे हो रहा है। तो आपको मैंने टेम्परेचर चैप्टर में भी बताया था कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में मैंने बताया था टेम्परेचर चैप्टर में। तो जिस तरह से जो टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो डिफिनीसन है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसकी जगह पर आप प्रेशर कर दो, बिल्कुल वो, और बाकी डिफिनीसन सेम है। आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है कि अगर दो प्लेस के किसी भी दो प्लेस के जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो क्या बताएगा आपको, वहाँ का प्रेशर ग्रेडियंट बताएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। टेम्परेचर की बात की जाए तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। दो प्लेसेस का टेम्परेचर का डिफरेंस वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, एंड टू प्लेसेस का प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, वो प्रेशर ग्रेडियंट होगा। तो द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन एनी टू प्लेसेस इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। ये कुछ टर्मोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए। आइसोबार्स जो होते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द आइसोबार्स। आप पूरे ग्लोब पर या मैप पर दो लोकेशन ले लो और वहाँ की जो सेम प्रेशर के जो पॉइंट हैं उसको आप मिलाओगे तो वो क्या होगा, उसे आइसोबार कहेंगे। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द आइसोबार्स। आइसोबार्स के करेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। तो स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार। ठीक है, अगर आपको मतलब कि जो स्टीप क्लोजली जो स्पेस्ड आइसोबार्स हैं वो आपको दिखाते हैं कि स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है। स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर जो प्रेशर जो वेरिएशन हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा हो रहा है। और वाइडली स्पेस्ड आइसोबार है तो वो क्या है वहाँ पे, वो लो प्रेशर ग्रेडियंट है। यानी कि लो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ओशियन साइड में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, अगर टेम्परेचर की बात की जा रही, अगर हमने टेम्परेचर में देखा था कि ओशियन में है वो काफ़ी गैप है टेम्परेचर डिफरेंस में। ठीक है, उसी तरह से आप प्रेशर में भी देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि मतलब कि हमें एक्चुअली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विंड के टाइप्स में। तो विंड के टाइप्स के लिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि विंड को समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
विंड का डायरेक्शन क्या है, उससे रिलेटेड क्या लॉज है, वो भी हम आपको पता होने चाहिए। तो जो विंड की जो डायरेक्शन है डेट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन है वही विंड का डायरेक्शन होगा। कैसे? तो आप जो डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट है वो भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और ये जो मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट है वो हमेशा क्या होता है, आइसोबार के परपेंडिकुलर होता है। आप ये देखो यहाँ पर आइसोबार्स मैंने मतलब कि बनाए हैं, ये 1023 मिली बार है, 1021, 1019 एंड 1017। तो आप ये देख रहे हो कि इधर से इधर की ओर ये डिक्रीजिंग है। तो हमेशा क्या है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, इसीलिए ये यहाँ से स्टार्ट होकर इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। और ये प्रेशर ग्रेडियंट का डायरेक्शन है। और विंड का भी डायरेक्शन यही होता है, विंड डायरेक्शन भी यही होगा। ठीक है। और आपको एक चीज़ अभी मैंने बताया था कि आपको याद रहनी चाहिए कि ये परपेंडिकुलर होता है किसके, आइसोबार्स के, ये परपेंडिकुलर होते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स, जो मैंने बताया था आपको कि सब टॉपिक में जो हमारा जो सब टॉपिक था कि इससे रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है कोरियोलिस फोर्स के बारे में का लॉ है, यानी कोरियोलिस का लॉ है। कोरियोलिस एक ज्योग्राफर थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो एयर जो है वो ऐसे कोई वर्टिकली नहीं चल रही, वो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी डिफ्लेक्ट होगा और साउदर्न हेमिस्फेयर में वो किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो कोरियोलिस ने सिंपल बताया कि एयर विल बी डिफ्लेक्टेड। और वो डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ के रोटेशन के कारण वो डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक्चुअली में अगर मैं बोलो तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए एक्चुअल फोर्स। ये क्या है, एक इफेक्ट है, ये कोई एक्चुअल में फोर्स नहीं है। और ये इफेक्ट क्यों हो रहा है, अर्थ के रोटेशन के कारण। अर्थ रोटेट कर रही है, उसके कारण ये इफेक्ट जनरेट होता है। दूसरी बात कि ये किसी भी रोटेटिंग बॉडी में कोरियोलिस जो इफेक्ट है वो जनरेट हो सकता है, होता है। कि जैसे कि आप बैलिस्टिक मिसाइल, मूविंग बैलिस्टिक मिसाइल देख लो, या फिर मतलब कि बर्ड्स, जब बर्ड मूव करती हैं, फ्लाई करती हैं, तो उसमें कोरियोलिस इफेक्ट होता है। ठीक है। तो कोई भी मूविंग जो बॉडी है उसमें क्या है कि मूविंग बॉडी में क्या होगा, ये कोरियोलिस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। स्टेशनरी में नहीं, ये मूविंग में आपको ये कोरियोलिस फोर्स यानी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि इट इज़ नॉट ए एक्चुअल फोर्स, ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, ये एक इफेक्ट है जो कि अर्थ के रोटेशन के कारण हो रहा है, या फिर कोई भी बॉडी जब रोटेट करेगी तो उसमें ये जो कोरियोलिस जो इफेक्ट है वो जनरेट होगा। ठीक है। अब कोरियोलिस ने क्या बोला था कि ये डिफ्लेक्शन होता है रोटेशन के कारण, जो विंड है वो विंड का डिफ्लेक्शन होगा। उसी को आगे चलकर और उसको और भी ज़्यादा स्पेसिफिक किसने बनाया, वो फेरल ने बनाया। फेरल क्या बोलते हैं कि इफ़ वन स्टैंड्स विद वंस बैक टुवार्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर विंड आर कमिंग, जिधर से जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उस ओर क्या करो, आप अपने पीठ उस तरफ अपना मतलब कि जो बैक है यानी जो पीठ है आपका उस तरफ रखो, और आपका जो फेस है ना, उसके उसी डायरेक्शन में आप क्या करो, उसको फेस मतलब कि आगे तरफ फेस होगा। वेयर विंड आर कमिंग दे आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। तो ये देखो कि ये ग्लोब है, ये अर्थ है, ठीक, इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक। अब ये यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट था, मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री के अराउंड क्या आ गया कि ये हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट था। अब क्या होगी कि यहाँ हाई प्रेशर से क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ आएगा हवा। ठीक है। हवा आएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अभी मैंने आपको बताया कि हवा क्या होती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो फेरल के अनुसार क्या है कि आप इधर बैक करके, यानी कि आपका फेस किधर होगा, इस साइड होगा, ये आपका फेस है, ये जो एरो का साइड है इधर ही आपका फेस होगा। तो आपके फेस इस साइड होगा, तो आपका राइट कौन सा साइड होगा, राइट ये होगा, ये यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगी, वो विंड इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है। वो राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करती है। फेरल के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हुआ कि इस साइड ये एयर डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है। वेयर विंड आर कमिंग दे आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होगा, वो राइट साइड वो डिफ्लेक्ट करेगी। और
जो साउदर्न हेमिस्फेयर में है उधर क्या होगा कि ये लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने फेस इधर करके आप खड़े हुए तो लेफ़्ट किधर होगा, इस साइड होगा। यानी कि जो एयर की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। तो ये फेरल ने बोला, क्या बोला फेरल ने, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट डिफ्लेक्शन होगा, ये देखो राइट डिफ्लेक्शन, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट डिफ्लेक्शन होगा। ये आपको याद रहना चाहिए। इसी को और स्पेसिफिक बनाया बायस बैलेट ने। बायस बैलेट का जो लॉ है वो बोलता है कि यहाँ पर है ना कि दोनों तरफ डिफ्लेक्शन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सिर्फ राइट डिफ्लेक्शन हो रहा है एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में सिर्फ लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो रहा है। दोनों तरफ डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जो मोर डोमिनेंट है वो कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट डिफ्लेक्शन है। देखो इन्होंने क्या बोला कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इफ यू स्टैंड विद योर बैक टू द विंड देयर विल बी लो प्रेशर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे लो प्रेशर है एंड हाई प्रेशर टू योर राइट हैंड। इसीलिए क्या हो रहा है, ये राइट की तरफ वो डिफ्लेक्ट कर जा रहा है क्योंकि राइट साइड में वो ज़्यादा प्रेशर है। तब पता चल गया कि अगर इन्होंने और स्पेसिफिक इसको कर दिया, ठीक है। तो अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ इस तरह से ये प्रेशर बेल्ट्स फॉर्म होते हैं। इक्वेटर लो है ना, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। उसी तरह से आप साउदर्न हेमिस्फेयर में जाओगे तो सेम चीज़ है, ठीक। अब इसी के आधार पर जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा, इसी के आधार पर क्या है कि विंड की जो मतलब कि क्लासिफिकेशन है, हम विंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मेनली जो विंड का क्लासिफिकेशन है वो मतलब कि परमानेंट विंड एंड वेरिएबल विंड, पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था आपको। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसीलिए मैंने इसको अलग पार्ट में रखा है कि विंड का जो भी क्लासिफिकेशन होगा उसका एक अलग पार्ट कर देंगे। उसमें हम लोग विंड के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से रीजन में कौन कौन सा विंड बहता है, जैसे ईस्टर्ली हो गई, वेस्टर्ली हो गई, तो और डोल्ड्रम का जो रीजन है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद जो लोकल विंड्स हैं, आपको पता होगा चिनूक के बारे में आपने सुना होगा, हरमटन के बारे में सुना होगा, मिस्ट्री के बारे में सुना होगा। तो ये सब किस तरह के विंड है, जैसे कि वार्म विंड है, कोल्ड विंड है, लैंड ब्रीजेज हैं। तो ये सब के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि यही टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें